दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है WS टीवी पर। और आप देख रहे हैं हमारा दैनिक कार्यक्रम सामिकी में हम करंट अफेयर्स की चर्चा करते हैं। और इस समय जो सबसे चर्चित मुद्दा है वो है नरेंद्र मोदी का संसद में भाषण। आज के सामिकी में हम उसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आ, संसद को संबोधित किया है और संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में उन्होंने भाषण दिया है। दरअसल ये भाषण नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान दिया। और इस चर्चा में नरेंद्र मोदी ने एक तरह से चर्चा का समापन किया, जिसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों ने पारित किया। नरेंद्र मोदी का ये जो भाषण था, जो उन्होंने कल लोकसभा में दिया था और आज राज्यसभा में उन्होंने दिया, दोनों जगह बहस के समापन पर उन्होंने भाषण दिया। तो नरेंद्र मोदी का ये भाषण 2 दिन जिन लोगों ने सुना है वे मेरी इस बात से निश्चित रूप से सहमत होंगे कि नरेंद्र मोदी के इन दोनों भाषणों में जिनका कंटेंट, जिनका अंतर्य लगभग एक सा था, इन दोनों भाषणों में नरेंद्र मोदी के पिछले 75 सालों में, 7.5 दशकों में भारतीय बुर्जुआजी के इस गणतंत्र की जो सड़न है, उसकी जो जो दुर्गंध है, वो पूरी तरह से इसमें परिलक्षित थी, इसमें दिखाई दे रही थी और वो बिल्कुल स्पष्ट थी। ये दुर्गंध जो है उनके इन भाषणों में पूरी तरह से स्पष्ट थी। ये दिखाई दे रहा था कि नरेंद्र मोदी का ये जो भाषण है ये किस तरह से किसी राजनीतिक सत्ता के किसी नेता का भाषण नहीं, बल्कि एक तरह से एक मंच पर परिहास हो रहा था। और मोदी का जो भाषण है उसके ज़्यादातर हिस्सों के अंदर इसी तरह का उपहास परिहास चल रहा था, सिवा उन कुछ आंकड़ों को छोड़कर जो उन्होंने अपनी सरकार के पक्ष में प्रस्तुत किए। और ये आंकड़े ज़्यादातर या तो गलत थे या फिर तोड़ मरोड़ कर ये आंकड़े जो हैं ये पेश किए गए थे। उन पर भी हम बात करेंगे, उन पर भी हम चर्चा करेंगे, उन मुद्दों पर चर्चा करेंगे जिन्हें नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में उठाया। उन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे जिन मुद्दों को उन्होंने जानबूझकर इन भाषणों के अंदर नहीं उठाया। तो उनका जो भाषण था उसमें वे लगभग इस तरह से जो है उसके अंदर पेश आ रहे थे जिस तरह से कोई विदूषक होता है। हिंदी नाटकों में जो विदूषक का रोल होता है, लोगों को हंसाने का और हंसी मजाक करने का, हास्य परिहास करने का, तो वो उस तरीके का हमें हास्य परिहास इसके अंदर दिखाई दे रहा था नरेंद्र मोदी के भाषणों में। कोई भी संजीदगी, एक नेता से जो संजीदगी एक्सपेक्ट की जाती है, उसकी अपेक्षा होती है, वो वहाँ नहीं दिखाई दे रही थी। हालांकि हम जो मार्क्सवादी हैं, हम इन नेताओं से किसी तरह की हम संजीदगी एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन तमाम लोग जिनका अभी विश्वास इन बुर्जुआ गणतंत्रों में बना हुआ है वे उसे एक्सपेक्ट करते हैं। लेनिन ने बहुत समय पहले कहा था कि ये जो बुर्जुआ संसद हैं ये सुअर बड़ा हैं और ये सिर्फ बहस का, खोखली बहसबाजी का, हास्य परिहास का एक मंच बनकर रह गई हैं। तो नरेंद्र मोदी के भाषण में ये बात जो लेनिन की है ये पूरी तरह से सही साबित हो रही थी। और ये दिखाई दे रहा था कि किस तरह से ये पूरा जो बुर्जुआ गणतंत्र है, भारतीय गणतंत्र है, इसकी जो सड़न है वो उनके भाषण में दिखाई दे रही थी। जिन मुद्दों को उन्होंने उठाया, सबसे पहले हम उन पर बात करेंगे। तो उन्होंने कोविड के मुद्दे को उठाया नरेंद्र मोदी ने, और ये ऐसा मुद्दा था जिसे समझा जा रहा था कि वे शायद इस मुद्दे को नहीं उठाएं, क्योंकि कोविड के मामले में जितना मुंह काला नरेंद्र मोदी की सरकार का हुआ है, शायद ही किसी सरकार का हुआ हो। नरेंद्र मोदी और राज्यों में जो भाजपा की सरकार है उन सब का मुंह काला हुआ। योगी सरकार का जमकर मुंह काला हुआ, जो अभी चुनाव में जा रही है, और इस बात की बड़ी संभावना है कि योगी सरकार इस मुद्दे पर चुनाव हारेगी। कोविड महामारी फैल रही थी और कोविड महामारी के दौरान जिस समय मेहनत कश जनता कोविड महामारी की बुरी तरह से चपेट में आ रही थी, लोगों के पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं था, इलाज नहीं था, दवाएं नहीं थी, ऑक्सीजन नहीं थी, उस समय नरेंद्र मोदी अपने दड़बे में घुसे हुए थे, वे बोल नहीं रहे थे। सिर्फ जब महामारी शुरू हुई थी तब नरेंद्र मोदी सामने आए थे और सामने आकर उन्होंने मेहनतकश जनता के पक्ष में कुछ नहीं कहा था, उसके लिए कोई वादा नहीं किया था, सिर्फ लॉकडाउन लगा दिया था। 25 मार्च 2020 को आपको याद होगा नरेंद्र मोदी ने 8 बजे अपना प्रसारण किया था और लोगों पर एक तरह से बिजली गिरा दी थी और कहा था कि जो जहां है वहीं रह जाए।
और ये लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इसी तरह की घोषणा उन्होंने पहले भी की थी। 8 बजे का समय बड़ा ख़तरनाक है उनका, जिसमें वे पेश होते हैं टीवी पर, लोग डरने लगे हैं उनसे। तो ये एक समय था जिसमें उन्होंने इससे पहले डिमोनेटाइजेशन किया था, उसके बाद जीएसटी लाए थे। तो ये सारे मामले जो हैं ये 8 बजे हुए थे। 8 बजे के प्रसारण में वो इस तरह की ख़तरनाक घोषणाएं करते हैं। तो इसी तरह के प्रसारण में 25 मार्च 2020 को नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि जो जहां है वहीं रह जाए, लॉकडाउन लगा दिया और पुलिस को सड़कों पर छुट्टा छोड़ दिया कि जो भी दिखाई देता है उसको वहीं डंडों से डाल करके पीटो। पुलिस ने बहुत लोगों को मारा, घर में से निकलते ही मारा, जो लोग अपने बच्चों के लिए दूध लेने जा रहे थे उनको मारा, बहुत सारे लोगों की इसमें मौत हुई। और कोविड से तो जिन लोगों की मौत हुई उसका कोई ठिकाना नहीं था। अभी मोटे मोटे अनुमान आ रहे हैं कि 50 लाख से ज़्यादा लोग मरे। हालांकि सरकारी आंकड़े 5 लाख से नीचे रख रहे हैं संख्या को, लेकिन मोटे मोटे अनुमान ये आ रहे हैं कि 50 लाख से ज़्यादा लोग मरे, जो शमशान से और तमाम दूसरी जगह से इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने ये आंकड़े इकट्ठे किए। उनके हिसाब से पता चल रहा है कि 50 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वे इसमें मारे गए थे कोविड में भारत में। और भारत उन देशों में था दुनिया के, अमेरिका के बाद संभवतः भारत का ही नंबर था जिसमें सबसे ज़्यादा लोग मारे गए थे। सबसे ज़्यादा लोग इसकी चपेट में आए और सबसे ज़्यादा लोग मारे गए। बल्कि जो लोग मारे गए उनमें तो शायद भारत का नंबर सबसे ज़्यादा है। आंकड़े, ठोस आंकड़े उपलब्ध नहीं, सरकार ने सब आंकड़े दबाए, लेकिन इंटरनेशनल एजेंसीज ने जो आंकड़े प्रकाशित किए उनसे हमें पता चल रहा है कि लगभग 50 लाख लोग मारे गए। सबसे बड़ा नुकसान हुआ। और जब ये नुकसान हो रहा था, जब लोग नंगे पैर यात्रा कर रहे थे दिल्ली से बिहार, उड़ीसा, बंगाल, उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की यात्रा कर रहे थे, उनके लिए किसी तरह का कोई यातायात का प्रबंध करने में, किसी तरह का कोई उनके लिए रोटी का, कपड़े का, पानी का भी प्रबंध करने में ये सरकारें कहीं नहीं थी। सरकार पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसने सिर्फ पुलिस को छुट्टा छोड़ दिया था कि जो भी दिखाई दे उसको डंडों से मारो। कोविड के ही संबंध में मोदी ने अपनी पीठ थपथपाई। मोदी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो अपेक्षाएं थी भारत से, भारत ने उन्हें पूरा किया। और भारत सरकार से ये अपेक्षा नहीं थी कि भारत सरकार इतनी अच्छी तरह हैंडल कर लेगी मैटर को, मामले को। तो अपनी पीठ थपथपाई। हालांकि इस पीठ थपथपाने में मैं देख रहा था कि जिस भी चैनल पर ये चल रहा था, उसी चैनल पर लोग बहुतायत में नरेंद्र मोदी को गालियां दे रहे थे, सीधे सीधे गालियां दे रहे थे, उनको कोस रहे थे। वो कह रहे थे कि ये झूठा फरेबी इंसान ये झूठ बोल रहा है। ज़्यादातर लोग ये कह रहे थे। हालांकि भक्त मंडली, उनका जो आईटी सेल है, उसने बीच बीच में कहीं दखल देने की कोशिश की, लेकिन वो इतने कम रह जाते थे कि उनको जो विरोध करने वाले थे नरेंद्र मोदी का, उनका आज बहुत बड़ा बहुमत तमाम चैनल्स पर जो है अपने मैसेजेस डाल रहा था। और नरेंद्र मोदी के भाषण के साथ साथ ये सारा चल रहा था। तो नरेंद्र मोदी अपने इस भाषण में जानबूझकर अपनी पीठ थपथपा रहे थे, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा था जिस पर उनका बहुत ही बुरी तरह से मुंह काला हुआ है और लोगों का एक तरह से सरकार जैसी किसी चीज़ से विश्वास उठ गया था इसमें। इसी बीच में उन्होंने एक और बात कही जिस पर उनकी बहुत ही कड़ी निंदा हुई। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार ने महाराष्ट्र के अंदर आप्रवासी लोगों के लिए मुफ्त में टिकट्स का आयोजन कर दिया और उनको कहा कि ये लो टिकट, अपने घर जाओ और वहाँ जाकर कोविड फैलाओ। इसी तरह से उन्होंने दिल्ली में केजरीवाल सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार ने जीप में माइक लगा के ये अनाउंसमेंट किया कि सब लोग अपने घर चले जाएं। उनके लिए बसों का बंदोबस्त किया और उनको जो है वो लोग घर गए और उन्होंने वहाँ कोविड फैलाया। तो दरअसल मोदी सरकार ने और भाजपा सरकारों ने जो आप्रवासी लौट रहे थे अपने घर जाने के लिए उतावले थे, क्योंकि वहाँ जहाँ वो रह रहे थे काम के लिए, दिल्ली में, मुंबई में और तमाम दूसरे महानगरों में, वहाँ उनके लिए रोज़गार नहीं बचा था, उनके पास रोटी नहीं थी, कपड़ा नहीं था। तो मोदी सरकार ने किसी भी तरह से उनके लिए उस समय रोटी का, कपड़े का कोई बंदोबस्त नहीं किया, किसी तरह का कोई प्रबंध नहीं किया और उनको उनके भरोसे छोड़ दिया। और पुलिस वाले को उनके घर के बाहर खड़ा कर दिया, सड़कों पर पुलिस बिछा दी कि कोई भी सड़कों पर दिखाई दे तो उसको मारो और पीटो। इस सब से डेर करते हुए, इस सब को लांघते हुए लोग बड़ी मुश्किल से पिटते पिटाते किसी तरह से सड़क पर नंगे पैर चल रहे थे, धूप में, जून की तपती दोपहरी में, मई जून के महीने में वो अपने घरों की तरफ लौट रहे थे जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा। अपने घरों की तरफ लौट रहे थे। गरीब लोग थे, ज़्यादातर इनमें आप्रवासी मजदूर थे। लेकिन मोदी सरकार ने सिवा उन
पर डंडे मारने के लिए पुलिस का बंदोबस्त करने के, जिसमें काफ़ी लोग मारे भी गए इस पिटाई में। और इसके अलावा मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। तो मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी इसके बावजूद ये सोचते हुए कि लोग भूल भाल गए होंगे वो सारी बातें, और अपनी पीठ ठोक रहा था, जिसका लोगों ने बहुत ही कड़ा प्रतिवाद किया। जहाँ भी मोदी का भाषण चल रहा था, जिस भी चैनल पर आप देख सकते हैं, वहाँ लोग गालियाँ दे रहे थे और एन मास गालियाँ दे रहे थे। सैकड़ों की तादाद में लोग जो हैं उस पर गालियाँ दे रहे थे। युवा गाली दे रहे थे, युवा बार बार कह रहे थे, युवा लोग कह रहे थे कि रोज़गार कहाँ है, रोज़गार दीजिए मोदी, ये भाषणबाजी छोड़िए, ये बेकार की बातें छोड़िए। लेकिन मोदी कोविड के मामले पर जो है अपनी पीठ थपथपाते रहे, और उन्होंने जो है किसी भी तरह से इस पर ना तो लोगों से माफ़ी मांगी, ना किसी तरह का खेद व्यक्त किया। लोगों ने देखा किस तरह से गंगा यमुना में लाशें तैर रही थी, खेतों में लाशें बिखरी पड़ी थी, लोगों ने सामूहिक संस्कार किए उनके। लेकिन नरेंद्र मोदी को इस सब से कोई चिंता नहीं थी। नरेंद्र मोदी का अगर आज आप भाषण सुनते राज्यसभा में और कल लोकसभा में, तो नरेंद्र मोदी कह रहा था कि मेरे पास Z+ सिक्योरिटी है, तो मेरा क्या बिगाड़ लोगे, मैं जो चाहूँगा बोलूँगा। तो वो निश्चिंत होकर बोल रहे थे। वो ये समझ रहे थे कि जनता को वे बेवकूफ़ बना सकते हैं, और ना भी बनाएंगे तो जनता उनका क्या बिगाड़ लेगी। उनके पास Z+ सिक्योरिटी है और वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सरकार और सत्ता उनके हाथ में है, सेना पुलिस उनके हाथ में है, तो जनता उनका क्या बिगाड़ लेगी। क्या बिगाड़ लेंगे वो युवा जो इलाहाबाद में जिनको पुलिस ने पीटा, और आज वो सारे चैनल्स पर मोदी के खिलाफ प्रतिवाद कर रहे थे। क्या बिगाड़ लेंगे वो किसान जिनके खिलाफ नरेंद्र मोदी सरकार ये 3 जो है काले कानून लाई, और इन काले कानूनों के खिलाफ 1 साल के प्रतिरोध में लगभग 750 किसानों की जान गई। कुछ की पुलिस पिटाई में गई। करनाल में आप जानते हैं एक किसान की जो है पुलिस से पिटाई कराई मोदी सरकार ने और खट्टर सरकार ने, और वो किसान जो है मारा गया। इस तरह से बहुत सारे मारे गए प्रतिरोध के दौरान में, धरनों प्रदर्शनों के दौरान में, और कोविड से गर्मी की दोपहरी की गर्मी में और सर्दी में बहुत सारे किसान मारे गए। इस सब का नरेंद्र मोदी ने अपने इन 2 दिन के भाषणों में किसी तरह से कोई खेद प्रकट नहीं किया, बल्कि इसके ठीक विपरीत वे अपनी पीठ थपथपा रहे थे, और वे ये कह रहे थे कि किसानों को बेवकूफ़ बनाया गया है, विपक्ष ने किसानों को बेवकूफ़ बनाया है। बहुत सारी बातें उन्होंने कही जिनकी हम अभी चर्चा करेंगे। एक उन्होंने कहा कि हमने लोगों को मुफ्त राशन दिया। तो मुफ्त राशन की जो बात है वो ऐसे कह रहे थे जैसे वो कहीं खेती करके मुफ्त राशन ला करके उन्होंने लोगों को दिया। वे ये भूल जाते हैं कि जो राशन इस बीच में नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगियों ने चबाया, वो राशन इन मजदूरों और किसानों को पैदा किया हुआ था। ये जो राशन पैदा होता है, ये जो गेहूं पैदा होता है, चावल पैदा होता है, दालें, दलहन, तिलहन सब पैदा होता है, सब्जियां और फल पैदा होते हैं, ये नरेंद्र मोदी और उनके सहयोगी पैदा नहीं करते, बल्कि ये मजदूर और किसान पैदा करते हैं। ये सारा राशन जो है, ये खाने पीने की सब चीज़ें ये लोग पैदा करते हैं, नरेंद्र मोदी पैदा नहीं करते। लेकिन वो इस बात को भूल गए थे, और इस सारी बात को भूलते हुए वे ये दावा कर रहे थे कि सरकार ने जो है गरीबों को राशन दिया। हम जानते हैं कि ये बात अपने आप में वैसे भी झूठी है। गरीबों को कोई राशन नहीं दिया गया। गरीब लोग जो हैं वो बड़ी मुश्किल से अपना काम चला रहे थे। इस दौरान में बड़ी मुश्किल से अपना काम चला रहे थे, और वास्तव में इस पूरे दौर में जो मज़दूर और मेहनतकश लोग हैं उनके पास तो राशन था ही नहीं। किसी तरह से उन्होंने ये दिन काटे हैं, और इस बात को जिन्होंने भोगता है इस दौर को, वे जानते हैं अच्छी तरह से। तो एक इस तरह के बहुत सारे दावे वे कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये अमृत महोत्सव चल रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव चल रहा है, और इस पूरे दौर को वे भूल गए कि ये सबसे कठिन दौर था मेहनतकश जनता के जीवन में, मेहनतकश जनता की ज़िंदगी में। अगर सबसे कठिन दौर कोई था तो ये था। इसको उन्होंने अमृत महोत्सव बताया। उन्होंने कहा कि ये एक अमृत महोत्सव चल रहा है जिसमें इतनी सुखी जनता कभी नहीं थी जितनी सुखी आज है। वे ये भूल गए कि पूरे देश के अंदर इस दौरान में लगभग 25 करोड़ रोजगार खत्म हो गए हैं। जनता का एक बड़ा हिस्सा गरीबी की रेखा से नीचे खिसक गया है। 30% तो पहले ही गरीबी की रेखा से नीचे थे,
20% के करीब लोग, 19% लोग और गरीबी की रेखा से नीचे खिसक गए हैं। वे ये भूल गए कि इस बीच में एक बहुत बड़ी सामाजिक गैर बराबरी जो है वो पैदा हुई है, जहाँ लोगों का रोजगार छिन गया है, जहाँ लोगों की जो औसत आमदनी है वो गिर गई है। वहीं अडानी और अंबानी की जो संपत्ति है वो 2-2.5 गुनी हो गई है इस 1 साल के अंदर। तो ये जो भयंकर सामाजिक विषमता है, एक तरफ दौलत के अंबार लग गए, दौलत के पहाड़ लग गए, और दूसरी तरफ लोग जो हैं वो भयंकरतम मुश्किलों का, विपत्तियों का, विपदाओं का इस दौरान सामना करते रहे हैं। तो एक तरह से नरेंद्र मोदी का ये भाषण आम आदमी की, मेहनतकश जनता की मजाक भी उड़ा रहा था, ये कहकर के अमृत महोत्सव चल रहा है। वो कह रहे थे कि आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, और इस 75 साल की आज़ादी में उनको शर्म नहीं आई प्रधानमंत्री को ये कहते हुए। वे कह रहे थे कि हमने राशन दिया जिससे लोग जीवित रह सके। उन्हें कहते हुए शर्म नहीं आई कि उन्होंने कहा कि देश की 75% जनता जो 80% जनता जो है वो इसलिए जीवित रह सकी कि सरकार ने राशन दिया। तो सरकार के दिए हुए मुफ्त राशन पर जनता आज़ादी के 75 साल बाद भी सिर्फ जीवित रह सकी। उसे जीवित रहने के लिए सरकार के इस मुफ्त राशन पर निर्भर रहना पड़ा। ये कहते हुए नरेंद्र मोदी को शर्म नहीं आई, फिर भी वे अपनी पीठ थपथपा रहे थे और कह रहे थे कि 75 सालों का की आज़ादी है और उसका ये अमृत महोत्सव चल रहा है। बहुत सारी बातों का उन्होंने जिक्र किया इसमें, इन सब बातों का जिक्र किया, और उन्होंने कहा कि हमने 25,000 जो कंप्लायंसेस थी वो ख़त्म कर दी, और इंडस्ट्रियलिस्ट को, बड़े उद्योगपतियों को, उद्यमियों को, उनके रास्ते में जो बैरिकेड थी ये 25,000 हमने ख़त्म कर दी। अब उन्हें क्लियरेंसेस लेने की ज़रूरत नहीं है और वे अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हैं। तो ये जो उन्होंने कंप्लायंसेस ख़त्म किए, इससे पर्यावरण के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा पैदा कर दिया है, और उन्होंने खुली छूट दे दी है उद्यमियों को कि वे बिना क्लियरेंसेस के, बिना पर्यावरण क्लियरेंसेस के या बहुत कम क्लियरेंसेस के साथ अपने जो है उद्योग धंधे वे शुरू कर सकें। उन्होंने स्टार्टअप्स की बात की। उन्होंने कहा कि 2014 में कुल 5,000 स्टार्टअप थे और अब 60,000 हैं। तो ये तो बड़ी साफ बात थी कि 2014 में स्टार्टअप्स का एक युग शुरू हो रहा था, स्टार्टअप कंपनीज़ का युग शुरू हो रहा था, और अब वे बढ़ गई हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि ये स्टार्टअप कंपनी जो हैं ये पूरी तरह से इस कोविड के दौरान में सरकार की नीतियों की वजह से, पहले डिमोनेटाइजेशन और फिर जीएसटी की वजह से किस तरह से, किस बुरी तरह से तबाह हुई हैं, और इन स्टार्टअप को शुरू करने वाले लोगों के ऊपर कर्जा बढ़ गया है, और उनकी अपनी पूंजी भी, कर्जा तो बढ़ ही गया, अपनी पूंजी भी उनकी जो है इसके अंदर वो गायब हो गई है। अगर आप युवकों से बात करेंगे, युवाओं से बात करेंगे, तो वो आपको बताएंगे कि किस तरह से इस दौरान में स्टार्टअप्स के नाम पर जो कर्जा उन्होंने बैंकों से लिया था वो तो गया ही, साथ में उनकी अपनी पूंजी भी गई। तो इस सब का उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से इन सारे आंकड़ों को रखा, झूठे आंकड़ों को रखा और इनका जिक्र किया। जिन बातों का उन्होंने जिक्र नहीं किया उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे थे। वे पेगासस पर नहीं बोले, जो इस समय सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था। किस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने सैकड़ों करोड़ रुपए का जो है ये पेगासस खरीदा, और इस पेगासस सॉफ्टवेयर को खरीद के, स्पाईवेयर को खरीद के किस तरह से देश के अंदर एक राजनीतिक जासूसी की, उन लोगों की, पत्रकारों की, बुद्धिजीवियों की, लेखकों की, कवियों की, उन लोगों की जो नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ सोचते थे, बोलते थे, अपनी ज़ुबान खोलते थे। और सिर्फ जासूसी नहीं की, बल्कि उनके कंप्यूटर्स में जो है दस्तावेज़ डाल के, झूठे साक्ष्य डाल के उनको फंसा दिया। और जिस तरह का मामला भीमा कोरेगांव के मामले में लोगों को फंसाया, इस तरह के झूठे मुकदमे बनाए कि नरेंद्र मोदी की हत्या करना चाहते थे वे, तो वे सारे इस तरह के पेगासस और नेटवायर जैसे सॉफ्टवेयर से जो है इंटेलिजेंस एजेंसी से नरेंद्र मोदी ने और उनकी सरकार ने ये बनवाए। ये इस पेगासस का जिक्र नहीं किया, इस जासूसी का जिक्र नहीं किया, इन झूठे मामलों का उन्होंने जिक्र नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने जो जिक्र नहीं किया, उन्होंने सुली डील्स और बुली बाई ऐप, जो उनके समर्थक, उनके जिस तरह का सांप्रदायिक जहर नरेंद्र मोदी ने खुद और उनके समर्थकों ने फैलाया, उसके प्रभाव में जो पूरी एक पीढ़ी, युवा पीढ़ी का एक हिस्सा उसके प्रभाव में आया, और उन्होंने इस तरह के कुकर्म, इस तरह के अपराध कर्म किए। सुली डील्स और बुली बाई ऐप बनाए, जिसमें भारत की महिलाओं का उन्होंने घोर अपमान किया, हमारी माँ बहनों का अपमान किया। उसके बारे में उन्होंने एक शब्द तक नहीं कहा, वे बोले नहीं इसके बारे में। जिस समय नरेंद्र मोदी
ये सारी बकवास कर रहे थे संसद के अंदर, इस तरह की झक मार रहे थे संसद के अंदर, हास्य परिहास कर रहे थे, उस समय नरेंद्र मोदी के जो समर्थक हैं वे कर्नाटक में उधम मचा रहे थे। वे गले में सैफरन भगवा पट्टे डालकर वहाँ हिजाब का विरोध कर रहे थे और हिजाब के नाम पर वे सांप्रदायिकता का, फांसीवाद का जहर जो है वो फैला रहे थे। और ये उधम इस तरह से मचाया उन्होंने कि आज वहाँ जो शिक्षा संस्थान हैं उनको बंद करना पड़ा और हाई कोर्ट ने ये अपील की कि इस तरह का जो माहौल है वो ना बनाया जाए। तो उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा, अपने समर्थकों को कुछ नहीं कहा, बल्कि अगर आप उनका भाषण सुनेंगे तो उन्होंने उर्दू के कई शब्द, जिनमें नकाब भी एक शब्द था, उसका बहुत ही गलत तरीके से एक सांप्रदायिक, एक कम्युनल ओवरटोन के साथ संसद के अंदर इस्तेमाल किया और कई जगह ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया और उनको कांग्रेस के साथ जोड़ने की कोशिश की, ये इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश की कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम पक्ष की पार्टी है और हम हिंदू पक्ष की पार्टी हैं। और इस तरह से आने वाले विधानसभा चुनाव में, 5 विधानसभा चुनाव में उन्होंने मतों को बड़ी कारीगरी से, बड़े ढंग से उसको प्रभावित करने की कोशिश की। बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही बेशर्मी का ये भाषण था उनका, जो बहुत ही खुले तौर पर जो है कम्युनल ओवरटोन लिए हुए था। तो जिस अमृत महोत्सव की वे बात कर रहे थे, वो अमृत महोत्सव दरअसल सांप्रदायिकता का ये जहर बांट रहा था। और इसके साथ ही उन्होंने बात की गति शक्ति की। उन्होंने कहा कि पीएम गति शक्ति जो है वो एक कार्यक्रम भारत में चल रहा है और मेक इन इंडिया उसके हिस्से के तौर पर चल रहा है। तो गति शक्ति जो है वो मेक इन इंडिया के हिस्से के तौर पे चल रहा है। उसमें उन्होंने आत्मनिर्भरता की बात की और उन्होंने कहा, उन्होंने बार बार मेक इन इंडिया का नाम लिया, लेकिन मेक इन इंडिया के साथ उन्होंने मेक इन इंडिया तो कहा लेकिन सेल इन इंटरनेशनल मार्केट्स नहीं कहा। उन्होंने भारत की जो सार्वजनिक संपत्ति है, जिस तरह से उस सार्वजनिक संपत्ति को अभी पूंजीपतियों के हाथ बेचा गया है, जिस तरह से उस सार्वजनिक संपत्ति को अडानी और अंबानी के हाथ बेचा गया है, उसका उन्होंने जिक्र नहीं किया। इस सार्वजनिक संपत्ति का किस तरह से विनाश किया गया, किस तरह से जनता की मेहनत से बनाई हुई ये संपत्ति इसको निजी पूंजीपतियों के हाथ में दे दिया है, उसका जिक्र नहीं किया। और इस मेक इन इंडिया को उन्होंने बहुत ही गलत तरीके से जो है प्रस्तुत किया। उन्होंने ये नहीं बताया कि इस मेक इन इंडिया का मतलब क्या है। इस मेक इन इंडिया का वास्तव में भारत की मेहनतकश जनता से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना है? क्योंकि मेक इन इंडिया का मतलब क्या है? मेक इन इंडिया का मतलब है कि भारत सरकार और भारत के पूंजीपति भारत के प्राकृतिक और मानवीय साधनों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी के लिए प्लेट में रखकर प्रस्तुत कर रहे हैं और इनको प्रस्तुत करते हुए अपनी दलाली, उसके बीच में अपनी दलाली जो है उसको सुनिश्चित बना रहे हैं। और इस प्रस्तुतिकरण में जो सस्ता श्रम है, सस्ता श्रम और कंट्रोल्ड श्रम से मेरा मतलब है, नियंत्रित श्रम से मेरा मतलब है कि मोदी सरकार दुनिया भर में ये इंप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। अभी SEZ एक्ट के अंदर उन्होंने परिवर्तन किया, उसकी जगह नया एक्ट लाए हैं। तो ये इंप्रेशन बनाने की कोशिश कर रही है मजदूरों का गला दबाकर। श्रम कानूनों को नष्ट कर दिया है, 34 श्रम कानूनों को, उसकी जगह 4 श्रम संहिताएं लाए हैं। तो दुनिया भर में इंप्रेशन क्रिएट कर रही है कि हमारे यहाँ मजदूरों को हमने एक फंदे के अंदर रखा हुआ है, आप आइए और उनके श्रम को लूटिए, मुनाफा कमाइए और यहाँ से जाइए, हमारा हिस्सा हमें दीजिए और अपना हिस्सा लेकर के आप जाइए। तो जहाँ तक मेक इन इंडिया का सवाल है, इस मेक इन इंडिया से भारत की मेहनत का जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है। मुनाफा, जो श्रम की लूट है उससे मुनाफा पैदा होता है और ये मुनाफा रिलायंस की तिजोरी में जाए या वॉलमार्ट की तिजोरी में जाए, इससे भारत के मेहनत कश जनता का, मजदूरों का, किसानों का, भारत के दूसरे मेहनत कश लोगों का जो काम करके अपने श्रम को बेचकर रोटी खाते हैं, उनका इससे कोई लेना देना नहीं है कि किसके पास जा रहा है। ये पैसा जो है रिलायंस की तिजोरी में जा रहा है, वॉलमार्ट की तिजोरी में जा रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? अब से पहले तो ये कहा जाता था कि भारत में रहेगा तो चलो भारत में इन्वेस्ट होगा, अब ऐसा नहीं है। रिलायंस अपने इन्वेस्टमेंट दुनिया भर में कर रहा है और इसी तरह से वॉलमार्ट भी भारत सहित अपने इन्वेस्टमेंट दुनिया भर में कर रहा है। तो अब ये मेहनत का जनता का जो ताल्लुक़ है वो सिर्फ इस बात से है कि उसकी श्रम की कितनी लूट हो रही है। ये लूट होकर के ये अंबानी की तिजोरी में जा रही है या अडानी की तिजोरी में जा रही है या वॉलमार्ट की तिजोरी में जा रही है, इससे उसका कोई मतलब नहीं है। उसका मतलब इस बात से है कि लूट कितनी हो रही है, लूट रुकनी चाहिए। तो यहाँ जो मामला जो नरेंद्र मोदी प्रस्तुत कर रहे थे, मेक इन इंडिया,
इसका भारत की 95% जनता के साथ दूर का भी कोई संबंध नहीं है। भाड़ में जाए नरेंद्र मोदी जी आपका ये मेक इन इंडिया, और भाड़ में जाए आपका जो है ये गति शक्ति। इससे भारत की मेहनतकश जनता को कुछ मिलने वाला नहीं है। मोदी जी जिन आंकड़ों को पेश कर रहे थे वो कह रहे थे कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो फूल गई है, वो इन्फ्लेट हो गई है, वो बड़ी हो गई है, हमारी जीडीपी बढ़ गई है। इससे भी भारत की मेहनतकश जनता का कुछ लेना देना नहीं है। वे कह रहे थे कि हमारे जो राष्ट्र की संपदा है वो बढ़ गई है, इससे भी कुछ लेना देना नहीं है। क्यों लेना देना नहीं है? क्योंकि ये सारी संपदा तो अडानी और अंबानी की तिजोरी के अंदर आप गिन रहे हैं। उससे भारत की मेहनतकश जनता को क्या मिल रहा है? 95% जनता को क्या मिल रहा है? हम जैसे लोगों को उससे क्या हासिल हो रहा है? कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। ये जो हमें समझ लेना चाहिए कि इस समय जो पूंजी की का जो चरित्र है वो अंतर्राष्ट्रीय है, वो पूरे दुनिया के अंदर इन्वेस्ट हो रही है। उसको जहाँ सबसे ज़्यादा अच्छे हालात मिलेंगे, जहाँ हालात का मतलब है जहाँ मज़दूरों का सबसे ज़्यादा शोषण होगा, सबसे सस्ते प्राकृतिक संसाधन मिलेंगे, उनकी लूट होगी, मानवीय श्रम की लूट होगी, पूंजी वहीं भाग कर जाएगी। तो भारत के जो पूंजीपति हैं वे दरअसल चीन के शासकों के साथ रेस लगा रहे हैं। जिस तरह से चीन ने अपने यहाँ मज़दूर वर्ग को जमकर उसका जो है श्रम का शोषण किया है, उसको एक लौह शिकंजे के नीचे रखा है, और कम्युनिस्ट शासन के झूठे नाम पर लाल झंडे के फर्जीवाड़े के तहत उन्होंने जिस तरह का एक क्रूर पूंजीवादी शासन वहाँ चलाया है, जिस तरह का एक क्रूर माओवादी शासन वहाँ चलाया है, जो पूरी तरह से वहाँ के मजदूर वर्ग की लूट पर आधारित है, तो उसी तरह का शासन यहाँ तिरंगे झंडे के नीचे और भगवा झंडे के नीचे मोदी जी चलाना चाहते हैं। उसी तरह का क्रूर शासन, उसी तरह का नियंत्रित शासन जो है वो चलाना चाहते हैं। दुनिया भर को बता रहे हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, हम चीन से भी ज़्यादा जो है लौह नियंत्रण अपने मजदूर वर्ग पर जो है रख सकते हैं। हम यहाँ फांसीवादी शासन स्थापित करने की तैयारी कर रहे हैं और अर्ध फांसीवादी शासन हमने यहाँ बना रखा है, आप आइए लूटिए। तो ये एक निमंत्रण है। ये जो मेक इन इंडिया है इसका भारत के 95% जनता के साथ कोई संबंध नहीं है। ये एक चैनल है, एक निमंत्रण है, एक तरह का इनविटेशन है ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पूंजी को। ये मेक इन इंडिया है और ये उनकी गति शक्ति है। जिन चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया इसके अंदर, उन्होंने यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने अपने भाषण में कही, जिसका मैं यहाँ ख़ास तौर से जिक्र करूँगा। उन्होंने कहा कि एक तरह से उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया। राहुल गांधी ने ये आरोप लगाया था अपने भाषण में, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान ही, जो काफ़ी वायरल हुआ था। उन्होंने कहा था कि मोदी जी के शासन में सारी संपदा, सारी संपत्ति अडानी और अंबानी की तिजोरी में चली गई है। आज और कल नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में, लोकसभा में विशेष रूप से अपने भाषण में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने राहुल गांधी की इस बात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, उन्होंने ये नहीं कहा कि यह आरोप झूठा है और अडानी अंबानी की तिजोरी में संपत्ति नहीं गई है। इसे वो ये कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि ये तो आंकड़े हैं सामने कि ये वास्तविकता है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में जो सारी राष्ट्रीय संपदा है वो अडानी और अंबानी की तिजोरी में गई है। लेकिन यहाँ उन्होंने एक बड़ी मज़ेदार बात की नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि, उन्होंने उदाहरण दिया, उन्होंने कहा कि नेहरू जी के शासन में और इंदिरा के शासन में ये जो संपत्ति है ये टाटा और बिरला की तिजोरियों में जा रही थी। ये आरोप लग रहा था कि टाटा और बिरला की तिजोरियों में जा रही है। तो उन्होंने कहा कि मेरे काल में अगर ये अडानी अंबानी की तिजोरियों में जा रही है, ये आरोप लग रहा है, तो ठीक है। ये आरोप नेहरू और इंदिरा पर भी तो था कि उनकी जो उन्होंने जो संपत्ति है देश की वो टाटा और बिरला की तिजोरियों में जो है केंद्रित कर दी थी। यहाँ दो बात बड़ी महत्वपूर्ण है। एक तो यहाँ नरेंद्र मोदी ने मान लिया, उन्होंने इसकी स्वीकृति दी परोक्ष रूप से कि ये जो आरोप है ये बिल्कुल सही है, कि उन्होंने पूरे देश की संपत्ति को इकट्ठा करके अडानी और अंबानी की तिजोरी में पहुंचा दिया। और इसी का परिणाम ये है कि ऊपर के जो 10 परिवार हैं भारत के अंदर, उनके पास नीचे के 40% लोगों के बराबर जो है संपत्ति है। ऊपर के जो 100 परिवार हैं उनके पास नीचे के 55 करोड़ लोगों के बराबर जो है संपत्ति है। ये सारे आंकड़े हैं। तो मोदी जी ने अपने भाषण में ये साफ तौर पर मान लिया। और जो दूसरी बात उन्होंने कही कि नेहरू और इंदिरा के समय में टाटा और बिरला की तिजोरियों में ये संपत्ति होती थी, वो भी सही है। ये दोनों बातें एक साथ सही हैं
ये दोनों जब शासक वर्ग के हिस्से आपस में लड़ते हैं तो बहुत बढ़िया तरह से भंडाफोड़ होता है, बहुत बढ़िया तरह से पोल खुलती है। तो राहुल गांधी जब नरेंद्र मोदी पर ये आरोप लगा रहे थे तो वो क्या कह रहे थे? जब राहुल गांधी ये कह रहे थे कि अडानी अंबानी की तिजोरी में सारी संपत्ति केंद्रित कर दी है, तो वो भारत की मेहनत का जनता को अपील नहीं कर रहे थे, उससे तो वो भी डरते हैं। वो किसको अपील कर रहे थे? वो अपील कर रहे थे टाटा और बिरला को। वो कह रहे थे कि देखिए, हमने तो आपकी तिजोरी में ये संपत्ति इकट्ठा की थी, लेकिन मोदी ने ये संपत्ति जो है ये अडानी और अंबानी की तिजोरी में इकट्ठा कर दी और उनकी तिजोरियों के पेट जो है वो आपकी तिजोरियों से भी बड़े फुला दिए हैं। तो वो राहुल गांधी वास्तव में टाटा और बिरला से अपील कर रहे थे कि आप हमारी सपोर्ट कीजिए, आप हमें चंदा दीजिए, हमने आपकी तिजोरियां फुलाई थी और देखिए नरेंद्र मोदी जो है वो अडानी और अंबानी की तिजोरी फुला रहा है। और नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में ये माना कि उन्होंने इस बात से इनकार नहीं किया कि वे अडानी और अंबानी की तिजोरी को फुला रहे हैं। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया और बिल्कुल सही आरोप लगाया कि राहुल गांधी के जो पुरखे थे जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी के समय में, उनकी दादी के और उनके परदादा के समय में, ये जो धन दौलत है, जो संपत्ति है देश की, ये टाटा बिरला की तिजोरियों में इकट्ठी हो रही थी। तो मेहनतकश जनता को ये अपनी आंखें खोलनी चाहिए। और ये जो लोग कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मोदी हटाओ और राहुल लाओ, तो उसका मतलब सिर्फ इतना ही होगा कि ये संपत्ति अडानी अंबानी के बजाय फिर से टाटा बिरला की तिजोरियों में जाने लग जाएगी। मेहनतकश जनता को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पूंजीपतियों के गिरोह वे इन पार्टियों की पीठ पर खड़े हैं और ये अलग अलग पार्टियां दरअसल पूंजीपतियों के अलग अलग गिरोहों को रिप्रेजेंट करती हैं, उनका प्रतिनिधित्व करती हैं। इनमें से कोई भी पार्टी, वो चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, टीएमसी हो, जितनी भी ये पूंजीवाद की पार्टियां हैं, ये सारी पार्टियां दरअसल पूंजीपतियों के अलग अलग गिरोहों को रिप्रेजेंट करती हैं। और ये जो झूठी लाल झंडे वाली वाम की पार्टियां हैं, ये इन पार्टियों के पीछे बंद ही रहती हैं। आप जानते हैं कि 1947 से किस तरह से लगातार स्टालिनवादी सीपीआई और उससे निकली हुई तमाम पार्टियां, पूरा वाम मोर्चा कांग्रेस की और तीसरे मोर्चे की दुम से बंधा रहा, जिसका मतलब था कि वो भी टाटा बिरला और अडानी अंबानी की सत्ता से बंधा रहा। तो पूंजीपतियों के गिरोह अदल बदल कर ये गिरोह और इनकी पार्टियां सत्ता में आती रहती हैं, लेकिन ये सब मिलकर पूंजीपतियों के लिए राजकाज को जो है लगातार चलाते रहते हैं। यहाँ नरेंद्र मोदी की इस भाषण ने इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से खुलासा किया। जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ, शायद उससे भी बेहतर तरीके से नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने लोगों को ये समझा दिया। बहुत ही अच्छी तरह से अपने भाषणों में उन्होंने खुलासा किया कि किस तरह से टाटा बिरला और अडानी अंबानी ये बारी बारी से यहाँ जनता का जो है, मेहनतकश जनता का जो है, उसका बलात्कार करते रहते हैं। कभी एक गिरोह सत्ता में आ जाता है और कभी दूसरा गिरोह सत्ता में आ जाता है और लगातार इस मेहनतकश जनता के श्रम को, प्राकृतिक संसाधनों को खुद भी लूटते रहते हैं। और इनके जो दूसरे भाई बंद हैं पूंजीपति वर्ग में, भारत की सीमाओं के अंदर भी और बाहर भी, उनके हाथों भी जो है इसको लुटवाते रहते हैं। तो बहुत ही बेहतरीन इसका खुलासा हुआ। और यहाँ राहुल गांधी के आरोप का उत्तर देते देते नरेंद्र मोदी वास्तव में अपना भी नकाब उतार गए। उन्होंने राहुल का तो नकाब नोच ही लिया, उसका तो नकाब उतार ही दिया, खुद अपना भी नकाब उतार दिया। उनका नकाब राहुल ने भी उतार दिया था और उन्होंने राहुल का नकाब उतार दिया। तो ये बहुत ही अच्छा इनके बीच में जो है, इस नूरा कुश्ती में बहुत ही अच्छी दोनों की जो है पोल खुली। दूसरी बात की, नरेंद्र मोदी ने भारत के बढ़ते एक्सपोर्ट्स और व्यापार और औद्योगिक विकास की बात की, लेकिन वे ये नहीं बता सके, ये सारे आंकड़े उन्होंने दिए, वे ये नहीं बता सके कि इस बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था में, बढ़ते हुए व्यापार में, बढ़ते हुए उद्योग में, फैलती हुई अर्थव्यवस्था में, इसमें मेहनतकश जनता को क्या मिला, इसका लाभ किसे मिला। इसका लाभ वे जानते हैं कि भारत के जो बड़े पूंजीपति हैं, बड़े निवेशक हैं, ये सारा लाभ भारत की इस अर्थव्यवस्था का उनको मिला है। जहाँ तक आम आदमी की बात है, आम आदमी के हिस्से में तो महंगाई आई है, बेरोजगारी आई है, तबाही आई है, गिरता हुआ जीवन स्तर आया है। आम आदमी को इससे कुछ नहीं मिला, मेहनतकश जनता कोई नहीं, मजदूरों, किसानों और दूसरे मेहनतकशों को ही नहीं। मध्य वर्ग को क्या मिला? मध्य वर्ग पर पहले डिमोनेटाइजेशन का बम गिरा, फिर जीएसटी का बम गिरा, फिर कोविड का बम गिरा और वो जो है पूरी तरह से तबाह हो गया।
मध्य वर्ग के भी जो बड़े हिस्से हैं वे इस पूरी डिमोनेटाइजेशन से लेकर के और जीएसटी से होते हुए और इस महामारी तक वे बहुत ही बुरी तरह से तबाह हुए हैं। उनकी इनकम्स नष्ट हुई हैं, किसी को कुछ नहीं मिला। जो मिला वो देश के अंदर सिर्फ मुट्ठी भर जो परिवार ऊपर बैठे हुए हैं, जिनकी दलाली नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी दोनों करते हैं, तो उनको मिला, जो कुछ मिला उनको मिला। और यहाँ मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि यहाँ राहुल गांधी का जो नरेंद्र मोदी के साथ मतभेद है वो इस बात को लेकर के नहीं है कि नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं, जो बुनियादी उनकी पूंजीवादी नीतियां हैं, उनको लेकर नहीं है। ये जो तिजोरियां भरने का मामला इसको लेकर नहीं है। बस इतना ही मतभेद है कि ये पैसा जो है ये अडानी अंबानी की तिजोरियों में ज़्यादा जाए या टाटा बिरला की तिजोरियों में ज़्यादा जाए। कहीं भी राहुल गांधी, उनके साथी, उनकी पार्टी के लोग या दूसरी पार्टियों के लोग, जिनमें अखिलेश भी हैं, ममता बनर्जी हैं, आरजेडी के नेता हैं, तेजस्वी यादव हैं, अखिलेश यादव हैं, इनमें से कोई भी नेता ये नहीं कह रहा है, मायावती भी ये नहीं कह रहे, कोई नहीं कह रहा है कि वे अगर सत्ता में आ जाते हैं तो वे इन नीतियों को उलट देंगे। जो निजीकरण किया गया है, जो राष्ट्रीय संपत्तियां बेची गई हैं पूंजीपतियों के हाथ में गलत तरीके से, कौड़ियों के दाम, वे उन्हें वापस ले लेंगे, वे गिरफ्तार कर लेंगे इन पूंजीपतियों को जिन्होंने षड्यंत्र करके नरेंद्र मोदी के साथ और राष्ट्रीय संपत्तियों को हड़पाया। कोई नहीं कह रहा इनमें से। तो ये जो राष्ट्रीय संपत्तियों की खरीद बेच है ये जारी रहेगी, और ये जारी भी क्या रहेगी, नरेंद्र मोदी अपने काल में इसको बेच जाएंगे। फांसीवाद का रोल ये होता है, जो काम उदारवाद की पार्टियां नहीं कर पाती, बुर्जुआ उदारवाद की, उसको फांसीवादी कर देते हैं, फांसीवादी सरकार कर देती है। तो फांसीवादी सरकार जो है वो इस काम को पूरा कर रही है, और ये फांसीवादी सरकार जो है ये पूरे पूंजीपति वर्ग की सेवा कर रही है, उसके लिए काम कर रही है। तो इसका ये जो इमरजेंसी वर्क है, जो आपातकाल का काम है, ये फांसीवादी कर जाएंगे, और उसके बाद उदारवादी पार्टियां सत्ता में आकर वे आराम से जो है इस व्यवस्था को चला सकती हैं। उनमें से कोई ये नहीं कह रहा है कि हम इसको रिवर्स कर देंगे, हम इसको उलट देंगे। तो ये दोनों के बीच में, उदारवादियों और फांसीवादियों के बीच में, बड़े पूंजीपतियों के दलाल होने के नाते, उनके एजेंट होने के नाते, ये दोनों उनकी बटालियनें हैं, ये सारी उनकी बटालियनें हैं। तो ये इनके बीच में एक तालमेल होता है, एक सहमति होती है कि जो काम हम नहीं कर सकते वो तुम कर दो, और जो तुम नहीं कर सकते वो हम कर देंगे। जब मेहनतकश जनता को धोखा देना होता है तो उदारवादी सामने आ जाते हैं, और उदारवादियों के पीछे, इन उदारवादियों के राहुल गांधी और ममता बनर्जी और तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव के पीछे, इनके पीछे, इन मध्यमार्गियों के पीछे झूठे ये लाल झंडे वाले नेता सीताराम येचुरी और प्रकाश करात और डी राजा और कन्हैया कुमार और ये सब भी आकर के खड़े हो जाते हैं। इनकी भी सपोर्ट मिलती है, और कुल मिलाकर ये सब पूंजीवाद का जो जहाज़ है उसको निश्चित करते हैं कि वो उड़ता रहे, निश्चित करते हैं कि वो रथ जिस पर अडानी अंबानी और टाटा बिरला सवार हैं, बारी बारी से सवार हो रहे हैं, उसका रास्ता जो है वो निष्कंटक बना रहे, वो अपनी पूरी स्पीड से जो है दौड़ता रहे। तो ये इनकी नीति है। किसी भी तरह से जो बुनियादी पॉलिसीज़ हैं नरेंद्र मोदी की, निजीकरण की नीति है, सारी संपत्तियों को पूंजीपतियों के हाथ बेच देने की नीति है, नव उदारवाद की नीति है, उसका कांग्रेस या दूसरी पार्टियां विरोध नहीं कर रही, बल्कि इन नीतियों की शुरुआत तो उन्होंने ही की थी। ये जो 3 कृषि बिल लाए गए हैं, इन बिलों का भी ड्राफ्ट जो है ये कांग्रेस के समय में तैयार हो चुका था। तो नव उदारवाद का ये जो दौर है, जिसका प्रतिनिधित्व अभी नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी कर रही है, और जिसके रथ को ये तेजी से खींच रहे हैं, तो इसका जो श्री गणेश है वो इन्हीं पार्टियों ने किया था, विशेष रूप से कांग्रेस ने किया था। तो कांग्रेस का किसी तरह का कोई बुनियादी मतभेद नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है। और ये जो संसद के अंदर ये जो इनके बीच में आपस में ये जो नूरा कुश्ती चल रही है, ये जो हास्य परिहास चल रहा है संसद के अंदर, इसको मेहनतकश जनता को समझना चाहिए। इसके अंदर मेहनतकश जनता को किसी तरह का सब्सटेंस, किसी तरह का इसका कोई प्रोग्रेसिव, प्रगतिशील अंतर्य ढूंढने की कोशिश नहीं करनी चाहिए इसमें, बल्कि इसे बहुत हल्के में लेना चाहिए, और इसे समझना चाहिए कि ये जो नूरा कुश्ती है सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए है दोनों के बीच में। ये दोनों ही पार्टियां मेहनतकश जनता के विरुद्ध हैं, पूरी तरह से उसके विरुद्ध हैं, उसकी लूट चाहती हैं, और मेहनतकश जनता की पूंजीपतियों के हाथ में जो लूट है उसको ये प्रश्रय देती हैं। तो ये बहुत ही स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। कांग्रेस और विपक्ष की अन्य पार्टियों के पास किसी भी तरह से भाजपा के खिलाफ, नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई भी वैकल्पिक कार्यक्रम नहीं है। इनमें से किसी पार्टी ने कोई वैकल्पिक कार्यक्रम नहीं रखा, उसी तरह के कार्यक्रम जिस तरह के नरेंद्र मोदी की सरकार रख रही है। हम
मुफ्त में साइकिल दे देंगे, हम मुफ्त में लैपटॉप दे देंगे, हम मुफ्त में फ़ोन दे देंगे। ये सारी बातें जो हैं की जा रही हैं। किसी भी तरह से पूंजीवाद के खिलाफ, बड़े पूंजीपतियों की इस लूट के खिलाफ, इस विशाल गहराती हुई आर्थिक विषमता के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ इनके पास कोई कार्यक्रम, कोई पार्टी नहीं दे रही और दे भी नहीं सकती, क्योंकि पूंजीवाद पूरी तरह से बांझ हो चुका है। पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था, उसकी राजनीतिक व्यवस्था बांझ हो चुकी है और इसके पास कुछ भी नहीं बचा है जो ये मेहनत कश जनता को दे सके। तो इसकी पार्टियां, पूंजीवाद पर आधारित पार्टियां, पूंजीवाद की पक्षधर पार्टियां मेहनत कश जनता को कुछ भी ऑफर नहीं कर सकती, उसे कुछ भी नहीं दे सकती। तो ये एक ऐसा मामला है दोस्तों जिसे मेहनत कश जनता को बहुत ही गंभीरता के साथ उसे समझना चाहिए। राहुल और नरेंद्र मोदी की ये जो आपस में तकरार है, जिसे बूर्जुआ मीडिया, राइट विंग मीडिया, दक्षिणपंथी मीडिया चाट के पत्ते की तरह उसको जो है चाहता है कि आप उसे चाट के पत्ते की तरह चाटें, उसमें स्वाद लें, उसमें आनंद लें और अपने घर को जाएं। तो ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। हमें इसे संजीदगी के साथ समझना चाहिए। इनकी बहस को तो हमें हल्के में लेना चाहिए, लेकिन उस बहस का जो मतलब है उसे हमें संजीदगी के साथ लेना चाहिए और हमें उसे समझना चाहिए कि किस तरह से ये जो है पूरी तरह से ये जनता के हितों के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी ने आपातकाल का जिक्र किया। उन्होंने बहुत जोर देकर इस बात का जिक्र किया कि किस तरह से कांग्रेस ने 1984 में सांप्रदायिक कांग्रेस के वो अपराध गिना रहे थे और उन्होंने उन अपराधों में आपातकाल का जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस पर सिखों के नरसंहार का आरोप लगाया 1984 में। बिल्कुल सही लगाया और ये सही है कि कांग्रेस ने जो आपातकाल की घोषणा की थी, उस समय आपातकाल के समय आर्थिक संकट गहरा रहा था बहुत ही बुरी तरह से और इंदिरा गांधी को ये ख़तरा हो रहा था कि किसी तरह से कहीं जो मज़दूर वर्ग है वो विद्रोह न कर दे, मेहनत कश जनता विद्रोह न कर दे। उन्होंने आपातकाल के जरिए मेहनत कशों के आंदोलन को दबाया था और उससे पहले मुंबई में वे अपने हाथ आजमा चुकी थी, जिसमें उन्होंने बाल ठाकरे जैसे गुंडे को वहाँ एक नेता के तौर पर स्थापित किया और उसकी शिवसेना को बैकिंग देते हुए वहाँ कम्युनिस्ट नेताओं का कत्लेआम कराया था। मजदूर आंदोलन पर शिवसेना के गुंडों ने खुल्लम खुल्ला हमला किया था और उसे नष्ट किया था महाराष्ट्र के अंदर कम्युनिस्ट आंदोलन को। और उस समय कम्युनिस्ट ने कथित कम्युनिस्ट नेता जो स्टालिनवादी नेता हैं, वो इंदिरा गांधी की गोद में बैठे हुए थे, वे उसके साथ तालमेल बनाए हुए थे दिल्ली के अंदर और इसलिए उन्होंने मजदूरों को, शिवसेना को नष्ट नहीं करने दिया। शिवसेना पूरी तरह से इंदिरा गांधी की एक गुंडा फौज थी जिसको खड़ा किया था। तो अब ये बात सही है कि आपातकाल एक बदनुमा दाग जो है वो है कांग्रेस के चेहरे पर, जिसे वो कभी नहीं मिटा सकेगी। उसने मेहनत कश जनता पर और उसके आंदोलन पर आपातकाल के जरिए हमला किया था और तमाम तरह के लोकतांत्रिक और जनवादी अधिकारों को पूरी तरह से पैरों के नीचे, फौजी बूटों के नीचे कुचल डाला था। 1984 में सिखों का भी कत्लेआम, जिसमें 3000 से ज़्यादा सिखों का कत्लेआम हुआ था, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। लेकिन यहाँ मोदी ये बताना भूल गए कि जिस तरह से कांग्रेस 3000 सिखों के लिए, उनके कत्ल के लिए जिम्मेदार है, वे खुद 2002 में गोधरा के नाम पर, गोधरा की साजिश रचते हुए उन्होंने पूरे गुजरात में दंगों की साजिश रची थी। आप जानते हैं जिस तरह से पुलिस अफसरों, संजीव भट्ट जैसे ईमानदार पुलिस अफसरों के बयानों में बात सामने आई, किस तरह से नरेंद्र मोदी ने ये पूरी साजिश जो है रची थी वहाँ और बड़े पैमाने पर वहाँ मुस्लिम्स का कत्लेआम कराया था। गुजरात को एक लेबोरेटरी बनाया था हिंदू राष्ट्रवाद की और बड़े पैमाने पर वहाँ मुस्लिम्स का कत्लेआम कराया था। तो वो अपना 2002 भूल गए। कांग्रेस का 1984 तो बता दिया उन्होंने और निश्चित रूप से कांग्रेस का हमेशा के लिए आपातकाल ने 1984 के इन प्रायोजित दंगों ने कांग्रेस का मुंह काला कर दिया था। लेकिन उसी तरह से नरेंद्र मोदी का भी मुंह काला हुआ था। और जहाँ तक वे कह रहे हैं कि जनता हमें सत्ता में ले आई, तो जनता आपको सत्ता में नहीं ले आई मोदी जी। आपके साथ जनता का कोई जुड़ाव नहीं था, ना ये कोई मोदी मैजिक था, मैं नहीं मानता। ये असल में कांग्रेस के यही कुकर्म थे, कांग्रेस के यही अपराध कर्मों की एक पूरी लड़ी थी जिसके चलते आप सत्ता में आ गए। 2014 में अगर जनता ने आपको चुना तो इसलिए चुना कि कांग्रेस से जनता पूरी तरह से आरज़ आ चुकी थी। कांग्रेस ने जिस तरह से बड़े पूंजीपतियों की दलाली की थी और बड़े पूंजीपतियों के इस लूट राज को उन्होंने सुपरवाइज किया था, उससे जब मेहनत का जनता आरज़ आ चुकी थी और उस दुखी आई जनता ने अपने लिए एक भेड़िए को छोड़कर दूसरे भेड़िए को चुन लिया था। तो इस तरह से आप सत्ता में आए थे मोदी जी, और अब जनता उसी तरह से, जिस तरह से कांग्रेस से आरज़ आई थी, अब आपसे आरज़ आ चुकी है।
आप लगातार जो है 8 साल पूंजीपतियों की, बड़े पूंजीपतियों की इस लूट का न सिर्फ प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, बल्कि आपने इस लूट को 10 गुना और बढ़ा दिया है। और आप जिस बेशर्मी के साथ और साथ ही और भी ज़्यादा हिंसा और दमन का उपयोग करते हुए, उसका प्रयोग करते हुए आपने इस लूट को जारी रखा है, तो वो अपने आप में देखने वाली है। यहाँ नरेंद्र मोदी ने और भी जिक्र किया, नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया भारत की एकता का, और इस एकता को बहुत ही बेशर्मी के साथ उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस एकता के खिलाफ थी। लेकिन वे बताना भूल गए कि इस जनता के बीच इस एकता के सबसे बड़े दुश्मन तो खुद मोदी जी हैं। लंबे समय से सत्ता में आने से भी पहले से भाजपा इस्लामोफोबिया के हथियार को चला रही है, मुस्लिम्स पर हमला कर रही है। उनके जो शिष्य हैं, उनके जो चेले हैं, वो मुस्लिम्स पर हमला कर रहे हैं, वो प्रोत्साहित कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी उन्हें बड़े तरीके से परोक्ष रूप से प्रोत्साहित करते हैं। जब ये हमले होते हैं, नरेंद्र मोदी जी कुछ नहीं बोलते, तो मुस्लिम्स पर हमले हो रहे हैं, ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया, जब नरेंद्र मोदी ये सारी झक मार रहे थे संसद के अंदर, उस समय उनके समर्थक जो हैं वो कर्नाटक में मुस्लिम्स पर हमले कर रहे थे। वो वहाँ जो है आज एक वीडियो वहाँ जो है शाया हुआ है, जिसमें हमें पता चला किस तरह से एक लड़की जो बुर्का पहन करके कॉलेज आई है क्लास अटेंड करने, उस पर किस तरह से दंगाइयों की एक पूरी भीड़ उसका पीछा कर रही है, गले में भगवा पट्टे डालकर। तो वो वीडियो आने के बाद सारी सभ्य दुनिया की आत्मा भी उसको झकझोर रहे हैं, वीडियो पता चल रहा है। लेकिन मोदी जी ने अपनी ज़ुबान सिली हुई है। वो एक जोकर की तरह, एक विदूषक की तरह हास प्रयास कर रहे हैं संसद में। लेकिन ये जो जीवंत मामले हैं उनके सामने हो रहे हैं, ये वीडियो सर्कुलेट हो, सब देखते रहते हैं। ये सब लोग जो ये कांड कर रहे हैं, सब उनके साथ ट्विटर पर जुड़े हुए हैं, उनकी फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। लेकिन मोदी जी इस पर कुछ नहीं बोलते, और उनकी ये जो चुप्पी है, ये वास्तव में एक बड़ा प्रोत्साहन है इन लोगों के लिए। इससे वो प्रोत्साहित होते हैं नरेंद्र मोदी जी की चुप्पी से, और इनका सारा तंत्र जो है वो इन लोगों की मदद करता है जो इस तरह के काम करते हैं। और इसके चलते जो है पूरे भारत के अंदर संप्रदायों के बीच में, धार्मिक संप्रदायों के बीच में एक बड़ा बिखराव हो रहा है। जनता के बीच में, मेहनतकश जनता के बीच में जानबूझकर सांप्रदायिकता के और इस्लामोफोबिया के इस धारदार हथियार को इस्तेमाल करते हुए उसकी जनता की एकता को, मेहनतकश जनता की एकता को तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं, ताकि उनके खिलाफ जनता एकजुट ना हो पाए। इस समय आप देख रहे हैं जिन जिन राज्यों, 5 राज्यों में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, पंजाब में देख रहे हैं, उत्तराखंड में देख रहे हैं, जनता एकजुट हो गई है। जनता ये हिंदू मुसलमान के ये सारी बकवास को छोड़कर जनता एकजुट हो गई है, और जनता इन लुटेरी सरकारों का, जो पूंजीपतियों की दलाली कर रही हैं, इनका विरोध कर रही है। और जनता कह रही है हमें रोज़गार चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, हमें ये सब चाहिए, हमें कम कीमतें चाहिए, महंगाई खत्म होनी चाहिए, भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। लेकिन जो मोदी योगी की सरकारें हैं, ये सरकारें हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम कर रही हैं और लोगों को लड़ाना चाहती हैं। इनका उद्देश्य एक है कि लोगों को लड़ाओ, उनकी वोटों को बांट दो, और फिर हिंदू वोटों पर दावेदारी करो। हिंदुओं को बताओ कि सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो हिंदुत्व पर आ गया है। तो हिंदुओं को खतरा नहीं हुआ है। यहाँ हजारों सालों से हिंदू जो है वो रह रहे हैं, उनको खतरा नहीं हुआ। यहाँ तमाम हमलावर आए, हूण आए, शक आए, दूसरे लोग आए, उनसे खतरा नहीं हुआ। अब जब सरकार जो है मोदी जी की है, अब खतरा हो गया हिंदुओं को। तो ये जो काग डरावा खड़ा किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है ताकि वोटें ठगी जा सकें हिंदुओं की, ताकि हिंदू मेहनत का जनता ये भूल जाए। हिंदू मेहनत का जनता का मतलब है मेहनत का जनता का ये बहुसंख्यक हिस्सा ये भूल जाए कि किस तरह से कोविड के दौरान में उन पर मार पड़ी थी, किस तरह से मोदी जी की, योगी जी की पुलिस ने इलाहाबाद में उन्हें पीटा था, किस तरह से इस सारी मेहनत का जनता की लूट करने के लिए, इसका शोषण करने के लिए मोदी जी अडानी और अंबानी का साथ दे रहे हैं, और किस तरह से उनके बच्चों का खून निचोड़कर वे अडानी और अंबानी की तिजोरी में बंद कर रहे हैं, और किस तरह से ये मोदी, शाह, योगी, ये तमाम लोग जो हैं दलाली कर रहे हैं बड़े पूंजीपतियों की, ताकि मेहनत का जनता इसे भूल जाए और आपस में लड़ना शुरू कर दे, ताकि मोदी जी और योगी जी के लिए जो है खतरा खत्म हो जाए, और इन नारकीय स्थितियों के बीच में वे अपना स्वर्ग बनाकर जो है आनंद लेते रहें। तो इस सब के लिए वे ये सब कुछ रच रहे हैं। और उनका जो ये सारा भाषण था लोकसभा में और राज्यसभा में, वो सारा इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द केंद्रित था, जिन मुद्दों पर उन्हें बात करनी चाहिए थी।
महंगाई पर उन्हें बोलना चाहिए था, भ्रष्टाचार पर बोलना चाहिए था, तमाम चीज़ों पर बोलना चाहिए था। उस पर वो नहीं बोल रहे हैं। वे जानते हैं कि इस पर बोलेंगे तो पिटेंगे, वे लोग चौराहों पर मारेंगे, और लोग मार रहे हैं। अभी भाजपा के जो नेता और उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ जहाँ उनका शासन है, वे जहाँ भी जा रहे हैं, गाँव में जा रहे हैं, मोहल्लों में जा रहे हैं, वहाँ उनके पीछे लोग भाग रहे हैं, उनको भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं वहाँ से, और इनके शीर्ष नेताओं को, इनके बड़े नेताओं को वहाँ से वो भगा रहे हैं लोग, और पुलिस भी कुछ नहीं बिगाड़ पा रही लोगों का। तो ये एक स्थिति बनी हुई है जिसके अंदर इनके लिए इस समय इनके सामने ये खतरा नाच रहा है कि इनकी सरकार गिरने जा रही है। जो जो सिटिंग गवर्नमेंट है इनकी, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में उनका पतन होने जा रहा है, वो गिरने जा रही हैं, और इसका इन्हें बहुत बड़ा खतरा हो रहा है। पंजाब में तो इन्हें पता है कुछ मिलने वाला है ही नहीं। तो जहाँ पांचों राज्यों में इन्हें लग रहा है कि अगर यहाँ शून्य पर घूम जाते, खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश हाथ से जाता है, तो तुरंत ही नरेंद्र मोदी की सरकार गिर जाएगी, नरेंद्र मोदी की सरकार में बगावत हो जाएगी, उनके एमपीज जो हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ बगावत करेंगे, लीडरशिप के झगड़े शुरू हो जाएंगे, और उसको ना मोदी संभाल सकेंगे, ना शाह संभाल सकेंगे, मोदी मैजिक गायब हो जाएगा, और ना संघ संभाल सकेगा। और तब ये सरकार जो है नरेंद्र मोदी की अपनी सरकार भी तुरंत गिर जाएगी। जिस तरह के भाजपा में इस समय युद्ध चल रहा है, मोदी और शाह पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से योगी की सरकार जो है वो गिर जाए, योगी सरकार ना बना सके। योगी को भी दिखाई दे रहा है कि भाजपा जीत जाए या हार जाए, उसको सरकार, उसको मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे ये। तो योगी भी हतोत्साहित है, और इस समय एक इस तरह का माहौल, निराशा और अवसाद का माहौल जो है संघ और संघ से जुड़े हुए तमाम संगठनों में बना हुआ है। उन्हें दिखाई दे रहा है कि सरकारें नहीं बनने जा रही हैं। तो इस समय वे इस तरह की जो लफाजी संसद के अंदर करके नरेंद्र मोदी ये चाह रहे हैं कि उनके चारों तरफ जो ऑरा है वो बचा रहे, और किसी तरह से ये मोदी मैजिक जो है इसे घसीट के वो 2024 तक ले जाएं, और 2024 से पहले या तो किसी तरह का कोई बाहरी किसी देश के साथ युद्ध शुरू करके, या देश के अंदर कोई बड़े पैमाने का सांप्रदायिक दंगा आयोजित प्रायोजित करके वे किसी तरह से फिर से हिंदू मुस्लिम करके या भारत पाकिस्तान करके ये किसी तरह से अपनी सरकार को जो है उसको कायम रख लें, या चुनाव ही ना कराएं। एक बहुत बड़ी साजिश ये भी हो सकती है कि 2024 के चुनाव ना कराए जाए। तो ये सारी इनकी इस तरह की कलुषित योजनाएं जो हैं उनके ऊपर ये उनकी पहले से तैयारी कर रहे हैं, और उनके ऊपर ये पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी पीठ ठोक रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। कांग्रेस पर जहाँ तक उनका हमला है और कांग्रेस के बारे में जो उन्होंने कहा है, ये नरेंद्र मोदी जी को बहुत पहले ही कहना चाहिए था, और ये सही है। जो कांग्रेस पर उनका हमला है सही है, और कांग्रेस का उन पर जो हमला है वो भी सही है। लेकिन हमें इन दोनों को एक दूसरे के नज़रिए से नहीं देखना, बल्कि अपने नज़रिए से देखना है। हमें मजदूर वर्ग के नज़रिए से इनका विश्लेषण करना है, और वो हमने किया है। तो ये पूंजीपतियों के दलाल, ये सिर्फ मजदूर वर्ग की, मेहनत कश जनता की घृणा का बायस बनने के काबिल हैं, और इसके सिवा, इस लानत, मलामत और धिक्कार के सिवा, मेहनत कश जनता पूंजीवाद के इन तमाम नेताओं को जो संसद के अंदर राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोले हैं, चाहे वे सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, उनको इस धिक्कार के सिवा मेहनत कश जनता की तरफ से और कुछ नहीं मिलना चाहिए। मेहनत कश जनता को ना तो मोदी को बचाने और ना मोदी को उतारने में उसका कोई हित है। मेहनत कश जनता का हित इस बात में है कि मोदी सरकार को क्रांति के जरिए खदेड़ कर बाहर करे और सत्ता को अपने हाथ में ले। मोदी के हाथ से सत्ता लेकर राहुल के हाथ में या अखिलेश के हाथ में देने से मेहनत कश जनता को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। तो मेहनत कश जनता का हित इसमें है कि वो क्रांतिकारी संघर्ष के जरिए, सड़क पर क्रांतिकारी संघर्ष के जरिए सत्ता को अपने हाथ में ले, इन सरकारों को खदेड़ बाहर करे, पूंजीवाद के इन दलालों को खदेड़ बाहर करे, इन पार्टियों को, इनके नेताओं को खदेड़ बाहर करे, और सत्ता को अपने हाथ में ले क्रांतिकारी संघर्ष के जरिए, सीधे क्रांतिकारी संघर्ष के जरिए। इसमें मेहनत कश जनता का हित है। तो साथियों, इस अपील के साथ और इस विश्वास के साथ कि निश्चित रूप से मजदूर वर्ग को केंद्रक बनाते हुए मेहनत कश जनता, उसके साथ ही युवा, छात्र, महिलाएं इस क्रांति की तरफ बढ़ेंगी, समाजवादी क्रांति की तरफ बढ़ेंगी, और देश के अंदर मजदूरों, मेहनत कशों की, उन लोगों की जो अपना श्रम बेचकर रोटी खाते हैं, श्रमशील लोगों की सरकार बनेगी, बजाय इन लुटेरे लोगों के, बजाय इन 100 परिवारों की सरकार के और इनके दलालों की सरकार के। भारत में, और भारत में नहीं, पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर क्रांति के जरिए मजदूरों, किसानों की सरकार कायम करेंगे। और इन सरकारों का इस अपील के साथ ही इस आकांक्षा को भी मजदूर वर्ग की मैं अग्रसारित करता हूँ कि इन तमाम सरकारों का सर्वनाश हो।
दिल्ली की सरकार का सर्वनाश हो, इस्लामाबाद की सरकार का सर्वनाश हो, ढाका की सरकार का सर्वनाश हो और इनकी कब्र पर पूरी दक्षिण एशिया के अंदर एक समाजवादी संघ का उदय हो। तो इस अपील के साथ, इस आकांक्षा के साथ, इस आशा के साथ कि इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और इसे कायम करेंगे, मजदूर मेहनत कशों के राज को, साथियों आपसे विदा लेता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद साथ रहने के लिए। मिलते रहेंगे, लड़ते रहेंगे।